पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसी एक वजह से नहीं हुआ था। ये तो असल में कई सारी गलतियों और हमलों की एक चेन रिएक्शन थी। નમસ્કાર મિત્રો, ઇતિહાસ 3D વર્લ્ડમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો ચાલો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ। और ये जो कोटेशन है ना, यही हमारे आज के विश्लेषण की थीम है कि ये सब कुछ घटनाओं की एक श्रृंखला थी, एक के बाद एक चीजें होती गईं। तो सवाल ये है कि वो पहला डोमिनो कौन सा था जो गिरा। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह क्या थी। तो ये कहानी शुरू होती है 1919 की वर्साई की संधि से। कहने को तो ये एक शांति समझौता था जिसने पहले वर्ल्ड वॉर को खत्म किया, पर असल में इसी समझौते ने दूसरे युद्ध के बीज बो दिए थे। इस संधि में एक वॉर गिल्ट क्लॉज था, मतलब एक ऐसा आर्टिकल जिसने जर्मनी को मजबूर कर दिया कि वो पहले वर्ल्ड वॉर के सारे नुकसान की जिम्मेदारी अकेले अपने सर पर ले ले। अब सोचिए, लड़ाई में तो कई देश थे, लेकिन सारा का सारा दोष सिर्फ जर्मनी पे मर दिया गया। इससे पूरे देश में एक गहरे अपमान की भावना फैल गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, जर्मनी पर भारी भरकम हर्जाना भी लगाया गया। आज के हिसाब से देखें तो करीब $270 बिलियन। ये इतना बड़ा बोझ था कि आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी आखिरी किश्त जर्मनी ने साल 2010 में चुकाई। सोचिए, लगभग 100 साल लग गए इस कर्ज को चुकाने में। इस आर्थिक तबाही का आम लोगों पर क्या असर हुआ, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। बर्लिन में 1922 में एक ब्रेड की कीमत थी 160 मार्क्स, और सिर्फ एक साल बाद 1923 में वही ब्रेड 200 बिलियन मार्क्स की हो गई। मतलब पैसा कागज के बराबर हो गया था। तो देश में चारों तरफ आर्थिक तबाही थी, लोग अपमानित महसूस कर रहे थे, और इसी निराशा ने एक ऐसा पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खालीपन पैदा किया जिसे भरने के लिए एक आदमी सामने आया। और ये था हिटलर का सत्ता तक पहुंचने का रास्ता। 1923 में उसने तख्ता पलट की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन इससे वो लोगों की नजर में आ गया। फिर 1929 की महामंदी आई, 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए, और 1933 तक आते आते एडोल्फ हिटलर ने खुद को जर्मनी का तानाशाह घोषित कर दिया। उसने इस पूरे संकट का फायदा उठाया और लोगों को यकीन दिलाया कि देश के इस अपमान के लिए देश के अंदर ही कुछ राष्ट्र विरोधी लोग जिम्मेदार हैं। अब सत्ता में आने के बाद हिटलर ने एक एक करके अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को तोड़ना शुरू कर दिया। वो बस ये देख रहा था कि दुनिया के दूसरे देश कब तक चुप रहते हैं। वो दुनिया के सब्र का इम्तिहान ले रहा था। देखिए उसने क्या क्या किया। वर्साई की संधि को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी एयरफोर्स फिर से बना ली, ब्रिटेन के साथ एक नेवल अग्रीमेंट साइन कर लिया, और तो और अपनी सेना ऑस्ट्रिया में भेजकर उस पर कब्जा भी कर लिया। और इन सब पर किसी ने ज्यादा कुछ कहा नहीं। सच तो ये है कि ब्रिटेन में कई लोग मानने लगे थे कि वर्साई की संधि जर्मनी के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी थी। और यहीं से शुरू हुई तुष्टीकरण की नीति, जिसे पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट भी कहते हैं। 1938 के म्यूनिक समझौते में ब्रिटेन और फ्रांस इस बात पर राजी हो गए कि हिटलर चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा ले सकता है, बस युद्ध न हो। उन्हें लगा कि शायद हिटलर को जो चाहिए वो मिल जाएगा तो वो शांत हो जाएगा। उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेविल चेम्बरलेन ने तो यहाँ तक कहा था कि ये समझौता एक प्रस्तावना है जिससे पूरे यूरोप में शांति आ सकती है। इन शब्दों से आप समझ सकते हैं कि उन्हें कितनी बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद कितनी गलत साबित होने वाली थी। और हुआ भी वही। एक साल भी नहीं बीता और हिटलर ने अपना वादा तोड़ दिया। उसकी सेना ने बाकी बचे हुए चेकोस्लोवाकिया पर भी हमला करके कब्जा कर लिया। ये तुष्टीकरण की नीति की एक जबरदस्त नाकामी थी। तो अब हम पहुंचते हैं उस आखिरी कदम पर, उस हमले पर जिसके बाद युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। 1 सितंबर 1939 ये वो तारीख थी जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। और ये हमला उसने सोवियत यूनियन के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट, यानी एक दूसरे पर हमला ना करने का समझौता साइन करने के बाद किया था। ये एक चौंकाने वाला कदम था, क्योंकि हिटलर जानता था कि अगर उसे 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने से बचना है तो सोवियत यूनियन को शांत रखना ही होगा। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को एक आखिरी चेतावनी, एक अल्टीमेटम दिया, लेकिन हिटलर ने उसे नजरअंदाज कर दिया और बस दुनिया के सब्र का बांध टूट गया। दुनिया अब एक और महायुद्ध में जा चुकी थी। चलिए अब जरा जर्मनी की उस मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो बहुत ही क्रांतिकारी, भयानक और अविश्वसनीय रूप से असरदार थी।
इसी के दम पर उसने पूरे यूरोप को घुटनों पर ला दिया था। इस स्ट्रैटेजी का नाम था ब्लिट्जक्रीग। जर्मन भाषा में इसका मतलब है बिजली की गति से युद्ध, और इसका पूरा फोकस स्पीड, सरप्राइज और जबरदस्त ताकत पर था, ताकि दुश्मन की लाइनें पलक झपकते ही टूट जाएं। अब ये काम कैसे करती थी? इसके 3 सिंपल स्टेप्स थे। पहला, तेज रफ्तार टैंकों से दुश्मन की डिफेंस को चीर देना। दूसरा, ऊपर से हवाई जहाजों से जबरदस्त बमबारी करना। और तीसरा, अविश्वसनीय तेजी के साथ दुश्मन की सेना को चारों तरफ से घेर कर खत्म कर देना। ये एक ऐसा हमला था जिससे दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन इस तेजी के पीछे एक और राज था, एक गुप्त हथियार। जर्मन सैनिकों को पेरिविटिन नाम की एक ड्रग दी जाती थी। ये एक क्रिस्टल मेथ थी, ताकि वो कई दिनों तक बिना सोए, बिना भूख और बिना थके लड़ सकें। इसी वजह से वो हमले की रफ्तार को बनाए रखते थे। और ब्लिट्जक्रीग का असर देखिए। 1940 की बसंत में डेनमार्क सिर्फ 6 घंटों में हार गया, नीदरलैंड्स 5 दिनों में, बेल्जियम 18 दिनों में और विशाल फ्रांस सिर्फ 6 हफ्तों में। पोलैंड की पुरानी सेना जो घोड़ों का इस्तेमाल कर रही थी, इस मॉडर्न वॉरफेयर के सामने कहीं नहीं टिकी। फ्रांस की लड़ाई में तो जर्मन सेना ने कमाल ही कर दिया। उन्होंने फ्रांस के मुख्य डिफेंस को बाईपास किया और आर्डेनस के घने जंगलों से हमला कर दिया। उस जंगल को अभेद्य माना जाता था, मतलब वहां से हमला हो ही नहीं सकता। फ्रेंच मिलिट्री एक्सपर्ट्स को भी यही लगता था। लेकिन जर्मन सेना 40,000 से ज्यादा गाड़ियों के साथ उसी जंगल से गुजर गई। जब मित्र देशों की सेनाएं घिर गईं, तो डंकर्क के समुद्र तटों से एक चमत्कारिक बचाव अभियान चलाया गया। ऑपरेशन डायनामो में लगभग 3.5 लाख सैनिकों को वहां से बचाया गया। ये एक बहुत बड़ी आपदा थी, लेकिन साथ ही हिम्मत की एक मिसाल भी, और मिलिट्री इतिहास की सबसे बड़ी इवैक्यूएशन में से एक। तो जुलाई 1940 तक पूरा यूरोप जीता जा चुका था और ब्रिटेन अकेला खड़ा था। अब सवाल ये था कि ये युद्ध आखिर जीता कैसे जा सकता है।